नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच गठबंधन का आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन इशारों में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने संकेत दे दिए हैं कि सपा के साथ गठबंधन करके वे चुनावी मैदान में उतरेंगे। आरएलडी चीफ जयंत ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर भी की है। आपको बता दें कि ये ट्वीट करते हुए बढ़ते कदम ये लिखा हुआ है। दरअसल जयंत चौधरी के इस ट्वीट के बाद सपा और आरएलडी के बीच चुनावी गठबंधन करीब करीब तय माना जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों दलों में गठबंधन का जल्द ही आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। माना जा रहा है कि जयंत की पार्टी आरएलडी सपा से गठबंधन के बाद यूपी चुनाव में करीब 3 दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उधर समाजवादी पार्टी का प्रगतिशील सोशलिस्ट, आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर भी हिला हवाली पर शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को अगले हफ्ते तक गठबंधन का ऊपर फैसला लेने का अल्टीमेटम दिया है। वहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने आज फिर पार्टी नेताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया है। चाचा शिवपाल अब और इंतजार करने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने अखिलेश को साफ संदेश दे दिया है कि 100 सीटों से कम पर समझौता नहीं होगा और फैसला इस हफ्ते में ही लेना होगा। शिवपाल की नाराजगी के बाद मुलायम सिंह ने एकजुटता का संदेश दिया। आज देश का सवाल है तो सब एक हैं, उनके साथ साथ जो समस्या है, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे महंगाई की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, इस सवाल को लेके आज हमारा देश एक साथ है। समझा जा रहा है कि अखिलेश गठबंधन में देरी कर चाचा शिवपाल के तेवर ढीले करने में जुटे हुए हैं, लेकिन शिवपाल अब और इंतजार नहीं करना चाहते। मुलायम सिंह के जन्मदिन पर उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने वहां भी तुझे मांगा था जहां लोग सिर्फ खुशियां मांगा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल पहले परिवार को बिखराव से बचाने के लिए मैं झुक गया था। अभी तक विलय के लिए तैयार शिवपाल यादव ने अब गठबंधन के लिए 100 सीटों की शर्त रखकर अखिलेश को पशुपेश में डाल दिया है। जाहिर है कि शिवपाल यादव अब दूसरे दलों से गठबंधन की संभावनाओं को तलाश रहे हैं, लेकिन वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है। हालांकि इस गठबंधन का ऐलान मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर होना था, लेकिन कुछ सीटों पर समझ बनाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। वहीं किसान क्रांति दल समाजवादी पार्टी में विलय होने से अखिलेश यादव अपनी चुनावी रणनीति को लेकर काफी आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। वो पिछड़ी जातियों की कई पार्टियों से गठबंधन कर चुके हैं। मौर्य वोटों के लिए समाजवादी पार्टी का केशव देव मौर्य की महान पार्टी से गठबंधन किया गया है। नौनिया वोटों के लिए संजय चौहान की जनवादी पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारत समाज पार्टी से पहले ही गठजोड़ हो चुका है। वो मुस्लिम और बैकवर्ड के फॉर्मूले पर चल रहे हैं, क्योंकि राज्य में 20% मुस्लिम, 10% यादव, 4% राजभर, 5% मौर्य, 4% जाट और नौनिया जैसी कई अन्य छोटी जातियां हैं। अखिलेश को भरोसा है कि इस गठजोड़ से उन्हें बहुमत हासिल हो जाएगा, लेकिन यह भी तय है कि चाचा शिवपाल को नजरअंदाज करने से समाजवादी पार्टी के सरकार बनाने के सपने पर पानी फिर सकता है। एपीएन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में आज दरअसल गठबंधन की बात होगी और गठबंधन किसका और कैसे हो रहा है और उसका क्या असर विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है, इस पर भी आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हैं, जो कि स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। डॉक्टर अभिषेक राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि स्पोक पर्सन है सपा के। संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है आरएलडी के। और साथ ही साथ अल्पना वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि स्पोक पर्सन है पीएसपीएल के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर संदीप चौधरी जी आपसे है। सर, फोटो शेयर की है आरएलडी की तरफ से, अब क्या ये कहा जाए कि लगभग तय है गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ? इस बात में समाजवादी पार्टी की जो बातचीत है काफी चल रही है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। दोनों युवा नेताओं के साथ में बातचीत है और जो जनता का जन समर्थन मिल रहा है
चाहे वो अखिलेश यादव जी की रैली आपने देखी होगी, चाहे जैन की रैली आपने देखी, जनता पूरी तरीके से बदलाव का मन बन चुकी है और जनता हमारी बातचीत से खुश है। इस तरीके से सपा और आरएलडी आगे बढ़ रहे हैं और विश्वास है लोगों को, किसानों के साथ हम लोग खड़े रहे। उनको बीजेपी को बढ़कर अगर कोई देख सकता है तो ये गठबंधन है। जी ठीक है। इस गठबंधन का क्या भविष्य अभिषेक राय आप देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोक दल के साथ हमारा पुराना गठबंधन रहा है और वही गठबंधन आगे बढ़ रहा है। ये औपचारिक घोषणाएं हैं। औपचारिक घोषणाएं प्रेस के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस को संबोधित करके इसको बता देंगे किसको कितनी कौन कौन सी सीट पे हम लड़ रहे हैं, कौन कौन सी सीट पे हमारा सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल लड़ रहा है। ये सारी चीजें औपचारिक घोषणाएं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देंगे। ये हमारा पुराना गठबंधन है, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे पूरे देश की बात हो, किसानों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रही है और राष्ट्रीय लोक दल भी खड़ा रहा है। चाहे हमारे किसान हमारे जैन जी के साथ, अखिलेश जी के साथ संयुक्त यात्रा निकली हो, किसान ट्रैक्टर यात्रा, चाहे किसी भी बात से हमने किसानों के साथ उनका कंधे से कंधे मिला के साथ दिया। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को उसका 3 किसान के बिल वापस लेने पड़े और देश के किसानों से माफी मांगनी पड़ी और एमएसपी पे भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक समिति का गठन किया है। 7 लोग समिति का गठन करना था, आप वादा कर दो। तो ये तो छलावा है और छलावा सब समझते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इन्हें पता है इनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, तो इसलिए इनको डर सता रहा है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम से कम इतनी हिम्मत तो करी कि देश के किसानों से माफी मांगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी नेता किसी प्रवक्ता से आप पूछ लो, वो पहले 3 किसान कानूनों के फायदे बताते थे, आज उसको भी वो दूसरे नजरिए से दूसरे चश्मे पहन के दिखाएंगे। तो ये बात सबके समझ में आती है। ये किसान की आय दुगनी करने आए थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, किसानों की आय दुगनी कर दी। ठीक है, अभी ठीक है, चलिए गठबंधन में भी बात हो रही है, अभी किसानों पे नहीं जाएंगे, फिर लौटते हैं आपके पास। 5 सेकंड लग गया, 5 सेकंड। मैं कहता हूँ ये किसानों की आय दुगनी करने आए थे, लागत दुगनी कर दी। सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिलती है, डीएपी नहीं मिलती, खाद के दाम दुगने हो गए। तो उत्तर प्रदेश के किसान की जो लागत दुगनी कर दी, वो इसकी सरकार को सारी प्रदेश की जनता बदलना चाहती है, इस अराजक सरकार को हटाना चाहती है। ठीक है, अल्पना वाजपेयी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, आरएलडी और सपा का गठबंधन लगभग तय है। लगातार शिवपाल यादव भी ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव स्थिति साफ करें। अब 100 सीटों की मांग आप लोगों ने रख दी है। क्या आप सपा और आरएलडी के साथ इस गठबंधन में अपना भविष्य देखती हैं, या फिर आपको लगता है कि पीएसपीएल का इस गठबंधन के साथ कोई भविष्य नहीं है? देखिए, अभी आपने सुना होगा कि अखिलेश ने जो भी मीटिंग्स करी हैं उसमें उन्होंने बराबर ये बात कही है कि चाचा को पूरा सम्मान दिया जाएगा और उनके लोगों का भी सम्मान दिया जाएगा। तो उनके जो बयान इधर आए वो बराबर साबित कर रहे हैं कि वो लोग कोई स्ट्रेटेजी अपनी बना रहे हैं और जिसमें वो चाचा को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी को जरूर शामिल करेंगे और हम लोग अभी पूरी तरह आशान्वित हैं कि हम लोग भी गठबंधन में शामिल होंगे, क्योंकि कुछ सीटों का ही मामला है जो शायद वो लोग तय कर रहे हैं, क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमारे, उनका दल भी काफी बड़ा है और उनके जो चुनाव लड़ने वाले वो लोग भी बहुत ज्यादा हैं। तो यही सारी चीजों को लेकर मंथन चल रहा है और मेरे ख्याल से कि 2-4 दिनों में मैटर सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। और लेकिन शिवपाल की तरफ से कहा गया है कि 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उस पे इसे आप कैसे देखती हैं? क्या आपको लगता है कि इस गठबंधन के साथ 100 सीटें आपको मिल सकती हैं? ये लोग वो के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय अखिलेश जी के लोग सब लोग तय करेंगे, क्योंकि एक ऐसा है कि कभी कभी होता है चुनाव में लास्ट मोमेंट जब बहुत सी चीजें शॉर्ट आउट हो पाती हैं, तो वो लोग सब लोग बैठकर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे ही। और क्योंकि हमारे यहाँ भी काफी प्रत्याशी हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना संघर्ष किया है तो बड़ा संगठन खड़ा हो गया है और सभी लोग चाहते हैं कि वो चुनाव में उतरें और अपनी पार्टी को, अपने दल को मजबूत करें। तो ये चीजें हैं जो सामने, तो बैठकर कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा और हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं, क्योंकि ये परिवार के साथ ही साथ एक समाजवाद की भी बहुत बड़ी लड़ाई है। और जी सपा के प्रवक्ता की बात सुन रहा था और वो ये कह रहे थे कि इस समय घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। अगर आप देख सकते हैं गठबंधन कौन करना चाहता है,
कौन सी पार्टियों के पास जा रहा है। इसी तरीके से जब पिछले इलेक्शन हुए तो वहां गठबंधन बनाने की तैयारी की थी। तो जो लोग कमजोर होते हैं वो गुट बनाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें भरोसा नहीं होता कि वो जीतेंगे। हमारा द्वार सबके लिए खुला है, कोई भी आए गठबंधन, लेकिन गठबंधन का दावा हमने हमारे जीत अपने काम और अपने राम पे है। हम अपने काम, हमारे लिए कर्म ही पूजा है, और काम के दम पे और भगवान के भरोसे हम सरकार बनाने के लिए आ रहे हैं, चुनाव के लिए आ रहे हैं। और जिसकी वजह से सारी विपक्षी पार्टियां परेशान है, घबराई हुई है। और अब देखिए ना, हर आदमी किसी न किसी से जोड़ तोड़ की राजनीति में लगा हुआ है। हम आराम से, ऐसा हम नहीं कह रहे कि हम किसी के साथ नहीं मिलना चाहते, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पहले पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, सब एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और एक पुराना महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी बना ले, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी। आप देखिए 350 के बीच आएंगी, इस बात का भरोसा है। और प्रदेश की जनता हमारे साथ है, क्योंकि जब तक जनता साथ नहीं होगी तब तक कोई भी राजनीतिक दल कुछ नहीं कर पाएगा। और आप देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की व्यवस्था हुई है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे बिजली हो, चाहे काम हो, चाहे सड़क हो, चाहे किसी भी तरीके की, चाहे आप अभी ये लोग बार अभी आएंगे, ये लोग इस पे ऑब्जेक्शन करेंगे तो उसका जवाब दूंगा, लेकिन हर क्षेत्र में एक अच्छा काम देखने को मिला। और जो लोग उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है मिश्रा जी, जुड़े रहिए हमारे साथ। डॉक्टर अभिषेक राय, सवाल इस बात को लेकर है। मिश्रा जी कह रहे हैं जो कमजोर होते हैं वही गठबंधन बनाने की ओर आतुर रहते हैं या गठबंधन करने की ओर आतुर रहते हैं। हम तो अपने विकास के नाम पर वोट मांगेंगे और भगवान के नाम पर वोट मांगेंगे। अब आप इसे कैसे देखते हैं? नेहा जी, ये मुझे इनकी बात पे हंसी आती। कहते हैं इनके चाल और चरित्र में हमेशा अंतर रहता है, वो इनकी बातों में भी दिखता है। भाजपा के प्रवक्ता लगता है कि अपना टीम का होमवर्क करके नहीं आते। निषाद पार्टी के साथ इन्होंने समझौता किया, अभी कितने छोटे दलों के साथ इन्होंने समझौता किया। अगर इनका विकास का काम होता ना, 5 काम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं गिना पाएंगे जिसका इन्होंने शिलान्यास किया और उसका उद्घाटन किया। मैं मिश्रा जी को चैलेंज करता हूँ, 5 काम बता दें जिसका उन्होंने शिलान्यास किया और उसका उद्घाटन किया, नहीं गिना पाएंगे। ये सिर्फ हमारे कामों का शिलान्यास किया, उद्घाटन का उद्घाटन किया। तो इनके पास बताने को कुछ नहीं। और ये डर बहुत अच्छा है, जनता का डर बहुत अच्छा है कि हमारी विजय रथ यात्रा को देख के अगले दिन माननीय प्रधानमंत्री जी को देश से माफी मांगनी पड़ती है, किसानों से माफी मांगनी पड़ती है कि 3 किसान के कानून के फायदे अब ये नहीं गिना पाएंगे। क्यों नहीं गिना पाएंगे? अब पहले 1 साल से लगातार ये लोग गिनाते रहते थे, क्यों नहीं गिना पाएंगे? क्यों? माननीय प्रधानमंत्री जी साहब, अपने नेता का तो सम्मान करो, माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करो। उनके अंदर ये था कि उन्होंने वापस लिया, उन्होंने माफी मांग ली कि उन्होंने गलती करी है। और सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है, इसके बारे में बात नहीं करिए। महंगाई पे पूछना चाहता हूँ, 2014 में डायन होती थी, आज क्या भाजपा की बुआ बन के बैठी हुई है? उसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है, ये जुमलेबाजों की पार्टी है। इनके अंदर अहंकार, अभी अहंकार इनके प्रवक्ता के मुंह से आपने सुन लिया। इनका अहंकार साफ दिखता है, ये जनता से जुड़े मुद्दे की बात नहीं करना चाहते। ये साथ बड़े बड़े आडंबर दिखाएंगे और जनता बहुत समझदार है। पंचायत चुनाव में इसका रिजल्ट दिखाया है, 28 के विधानसभा चुनाव में भी। कौशल जी जल्दी से बात रखिए, उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से रखिए बात। सबसे पहले इन्होंने बात की महंगाई की। 2014 के पहले जो महंगाई दर थी, मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं, वो 10% थी, आज 4% आ गई है। महंगाई घटी है। बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी दर 2017 में, एक मिनट राज, देखिए सुन लेते अभिषेक जी, सुन लेते, उसके बाद रखिए अपनी बात। मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता। सुन लेते हैं अभिषेक जी सुन लेते हैं आपकी बात। जब डैडी के साथ सुनिए तो दूसरे की बात भी सुनिए ना अच्छे से, उसके बाद रखिएगा अपनी बात, ठीक है? मैं बड़ा साफ बता दूं, सारे अगर डिबेट करनी है तो जब मैं बोलूं तो कोई ना बोले, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। और अगर ये वाली डिबेट करनी कि बोलने नहीं दूंगा तो पूरा प्रोग्राम 1 घंटे सुन नहीं पाएगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कैसे डिबेट करनी है। नेहा जी, इन्होंने 5 काम पूछा, 5 काम बता रहे हैं। अगर सही है तो बोलो, नहीं तो मैं चुप हो जाता हूँ। बाकी नहीं रखिए अपनी बात रखिए, जल्दी से रखिए।
दूसरी बात आती बेरोजगारी। 2000 में जब हमारी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में तो 17.5% थी बेरोजगारी दर, आज घट के 4% हो गई है। और ये बेरोजगारी की बात करते हैं, राज्य की अर्थव्यवस्था जब करनी थी तो 11 लाख करोड़ थी, आज हम उस अर्थव्यवस्था को 22 लाख करोड़ कर गए हैं, डबल कर दिया है 5 साल में। ऐसा 30 सालों में नहीं हुआ था। इसके बाद जो 44 केंद्र की योजनाएं हैं, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश 44 केंद्र शुरू करने में आज नंबर 1 है। इसके बाद अगर हम देखें जो अभी तक का बजट होता था 6 लाख करोड़ का बजट होता था, तो हमारा बजट पेश हुआ 6 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। एक कुछ भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल एक फैक्ट एक चीज नापी तुली बोली जा रही है और डॉक्यूमेंट के साथ बोली जा रही है। सिर्फ एक जिस तरीके से आपके समय में कानून व्यवस्था में अराजकता मचा रखी थी, वही अराजकता आप चाहते हैं कि यहाँ पे मचाना। ऐसे नहीं चलेगा। आपको जो बोलेंगे उसको फैक्ट को भी खाना पड़ेगा, और मैं फैक्ट बोलता हूँ, बिना मतलब की बात करने के लिए नहीं बैठा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, रखिए अपनी बात रखिए अभिषेक जी। मैं आज जी बहुत सीधी सी बात पूछता हूँ। अजय मिश्रा टेनी जी के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, बैलिस्टिक रिपोर्ट में भी शामिल हुआ कि उनकी बंदूक से फायर हुआ था। अजय मिश्रा टेनी जी को क्यों नहीं बर्खास्त किया इन्होंने? नैतिकता के बात करने वाली इसका जवाब क्या बात करेगी? सुन लीजिए मिश्रा जी, मैं लेट मी कंप्लीट। आपने स्टॉप किया, मैं चुप हो गया। सुन लीजिए पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए मिश्रा जी, सुन लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए भाई। सर, आप जो बात बोल रहे हैं वही किसान भी बोल रहे हैं, यानी कि क्या जो विपक्ष की आवाज है वो किसान भी बोल रहे हैं, क्या वही आवाज है, वही बातें हैं? हम विपक्ष की आवाज उठा रहे हैं, तभी किसान धरना प्रदर्शन खत्म नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि इनके ऊपर विश्वास नहीं। कलराज मिश्रा जो राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा कि किसान बिल वापस आएगा। इनके चाल और चरित्र में अंतर है। कलराज मिश्रा इनके बहुत बड़े नेता रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, और राजस्थान के राज्यपाल हैं। उनका स्टेटमेंट है, सतपाल मलिक जी का स्टेटमेंट है। तो आप इन्हीं के कहते हैं ना, इनके चाल और चरित्र में हमेशा अंतर रहा है। इन्होंने कभी वफादारी नहीं करी, इन्होंने सिर्फ जो कहते हैं सिर्फ जुमले दिए। अभी भी किसान को इसलिए इनके ऊपर भरोसा है। साहब संसद का विशेष सत्र बुलाओ, ठीक है, वहाँ किसान बिल वापस कर दो। ठीक है संदीप चौधरी जी, ये बढ़ते कदम के साथ जो तस्वीरें पोस्ट की गई है, इस बढ़ते कदम के हम क्या मायने निकाले? सॉरी नेहा जी, सुना नहीं मैंने। चौधरी जी से सवाल है मेरा। संदीप चौधरी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो आप आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको सुन पा रहे, रखिए अपनी बात। हाँ, देखिए आपको बताना चाहता हूं, आज जो बढ़ते कदम एक हेडिंग दिया गया है, उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। आज जयंती की संदीप चौधरी जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। अल्पना वाजपेयी का रुख कर लेते हैं। अल्पना जी, क्या वजह आप समझती हैं इसके पीछे कि आरएलडी के साथ गठबंधन को इतनी देरी नहीं की गई, और ऐसे में उनसे बातचीत भी लगातार जारी रखी, लेकिन जब बात आती है चाचा शिवपाल सिंह यादव की, तो वहां पर जो है वो अखिलेश यादव चीजें साफ नहीं कर रहे हैं, और इसमें कोई जल्दबाजी भी नहीं की जा रही है। ऐसा क्यों है कि अखिलेश यादव बहुत फूक के कदम रख रहे हैं? देखिए, ये उन लोगों का अपना सोचना कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हकीकत ये है कि शायद वो इस बात से भी डर रहे होंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिवपाल सिंह यादव जी का कद काफी बड़ा है और उनका संगठन भी बहुत बड़ा हुआ है। उनके भी लोग चुनाव में लड़ेंगे और वो जीतेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्तिगत उनकी क्या सोच है कि वो ये चाह रहे, कहे तो वो यही रहे हैं कि हम को पूरा सम्मान देंगे, उनके लोगों को सम्मान देंगे, लेकिन या वो अंदर से इस बात से घबरा रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी सीटें कम रह जाए। और रालोद वगैरह तो बहुत छोटे दल हैं, उसको तो वो 2-4 सीटों में समेट देंगे, तो उनका गठबंधन कितना बड़ा ये आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। लेकिन क्योंकि प्रसपा जो है एक बड़ा संगठन हो चुका है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कद भी बहुत बड़ा और उनका संघर्ष भी बहुत बड़ा है, तो शायद कुछ चीजों को लेकर उनके मन में कुछ तो एक छोटे दल को उतने ज्यादा तवज्जो दी जा रही है,
जबकि प्रसपा आप कह रही हैं कि बड़ा दल है, उसके बावजूद भी उसको इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये क्या वजह इसके पीछे है? क्या घर की मुर्गी दाल बराबर उस वाली कहावत पे हम चले क्या? ये कहीं ना कहीं सही साबित होती जा रही है। देखिए अभी बहुत कुछ कहना नेहा जी उचित नहीं होगा। हकीकत है कि आदमी जब बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और जब वो अपनों को सम्मान देना भूल जाता है ना, तो ये जनता, ये पब्लिक है ना, ये सब जानती है, तो ये बहुत जल्दी सबको सबक सिखाती है। तो अगर उन लोगों के मन में कहीं ऐसा है कि वो हमको धोखा दे देंगे या हमें पीछे कर देंगे, इस तरह का कुछ भी अगर चल रहा है, तो निश्चित तौर पे परेशानी उन लोगों को होगी। खामियाजा उत्तर प्रदेश की समाजवादी सोच को भोगना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से जो ठीक है, इस पे रिएक्शन ले लेते हैं। अभिषेक जी, क्यों चाचा शिवपाल सिंह यादव को उतना सम्मान नहीं दिया जा रहा है? अभी अल्पना जी को आप सुन रहे होंगे, उनका कहना है कि रालोद तो बहुत छोटा दल है जिसको सम्मान आप दे रहे हैं, बहुत अच्छे से उनको बुलाया, आपने गठबंधन किया, इसका औपचारिक ऐलान भी अभी आप कर देंगे, लेकिन जब बात प्रसपा की आती है तो उनको उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है। क्यों, आखिर क्या वजह इसके पीछे है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत क्लियर, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, कितने मीडिया के टॉक शोज में कितनी बार उन्होंने ये बात कह दी कि चाचा का पूरा सम्मान है। चाचा का एक राजनीतिक दल है। कहने से ही सम्मान हो जाएगा क्या? नेहा जी, मुझे कंप्लीट करने दे, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। मैंने बोला ना कि उनका पूरा सम्मान है और उनको सम्मान के साथ, आदर के साथ पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनका सम्मान करेंगे। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है। वही बात, कितने सीटों पे वो लड़ेंगे, कितने सीटों पे उनके साथ हमारा गठबंधन होगा। जसवंत नगर की सीट हम पिछली बार भी उनके लिए छोड़ी थी, तो वो पहले से समझौता है। जब लोग हमारे बीच में गठबंधन नहीं था तब भी हमने वो सीट छोड़ी थी। इस बार गठबंधन होने जा रहा है और गठबंधन का क्या प्रारूप होगा, ये माननीय शिवपाल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मसला है। अब बहुत जल्दी मीडिया के बंधुओं को, प्रेस के माध्यम से और जनता को प्रेस के माध्यम से इसके बारे में पता चल जाएगा कौन कितनी सीटों पे लड़ रहा है। ठीक है कौशल जी, अब क्योंकि लगातार इस बात को कहते हुए आती है विपक्षी पार्टियां कि बीजेपी ने बड़ों का सम्मान नहीं किया या बीजेपी के अंदर बड़ों को दरकिनार कर दिया जाता है, लालकृष्ण आडवाणी को दरकिनार कर दिया जाता है, मुरली मनोहर जोशी को दरकिनार कर दिया जाता है, लेकिन जब दूसरी पार्टियां भी इसी तरह की चीजें करेंगी या फिर सपा की अगर हम बात करें, चाचा शिवपाल सिंह यादव ने अलग पार्टी बना ली, इसे आप क्या कहेंगे? क्या वजह इसके पीछे है कि अभी भी उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा? भारतीय जनता पार्टी जिससे कंपेयर करते हैं उससे एक परिवार की पार्टी है और परिवार में आपने देखा जिस तरीके से इन्होंने जो अपने घर का ना हुआ वो अपने सहयोगी का क्या होगा। आप ये देखिए, दूसरे ही दल से बसपा में मायावती जी थी। व्यक्तिगत कमेंट नहीं लिया जाएगा, नेहा जी ऑब्जेक्शन है। व्यक्तिगत कमेंट है, हमारी पार्टी पे ऑब्जेक्शन है। नेहा जी ऑब्जेक्शन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल करता। नेहा जी ऑब्जेक्शन है। व्यक्तिगत कहाँ पर है ये? व्यक्तिगत कहाँ पर है? नहीं, व्यक्तिगत कमेंट नहीं है अभिषेक जी। नेहा जी, अगर मैं कहूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने परिवार के लिए, अपनी बीवी के लिए, तो कैसा लगेगा भाजपा के तहत? गलत है। हमने पर्सनल कमेंट नहीं किया, ये गलत बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात से नहीं है, क्या ये हम कहें? ये क्या ये बात हम कहें? ठीक है, व्यक्तिगत कमेंट नहीं करें। प्रधानमंत्री जी, ठीक है, प्रधानमंत्री जी का पूरा सम्मान है। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा सम्मान है। कौशल जी बात रखिए अपनी। ठीक है नेहा जी, अब मैं नहीं चाहूंगा कि कोई बीच में बोले। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर एक परिवार बेस्ड पार्टी है तो इसमें छुपाने की बात थोड़ी ना है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो भी पॉलिटिकल पार्टियां इस मैदान में, सब एक परिवार निहित पार्टी है और जो आदमी अपने परिवार का ना हुआ वो अपने सहयोगी का क्या होगा। मैं यही बात आगे कंप्लीट करने जा रहा था। इन्होंने मायावती जी के परिवार का देश का क्या होगा, जो अपनी बीवी का हमारे लिए देश का क्या होगा, इसमें जवाब दीजिए मिश्रा जी। नेहा जी, अपनी बीवी का देश का क्या होगा? अभिषेक जी, अगर आप ऐसे डिबेट करना चाहते हैं तो मैं बोलता रहता हूँ, अब कोई नहीं बोलेगा। ये तरीका नहीं होता है। बुलाना है मेरी पार्टी पे हमारे लिए पूरा देश परिवार है, हमारे लिए पूरा देश परिवार है। ठीक है, ऐसे नहीं, एक एक करके देखिए, आप लोग अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस तरह से करेंगे तो शायद अच्छा नहीं होगा।
जनता में भी गलत संदेश जाता है सर, इस तरह से नहीं। उम्मीद नहीं करती हूँ मैं, अभिषेक जी आप तो इतने धैर्य के साथ अपनी बातों को रखते हैं, आपसे मैं इस तरह की उम्मीद नहीं करती हूँ। कौशल जी भी बहुत धैर्य पूर्वक बातों को सुन रहे हैं। दीप जी अब सवाल इस बात को लेकर है, जो मैं आपसे एक सवाल कर रही थी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। अब सवाल यही है कि जो ट्वीट किया गया है फोटो के साथ बढ़ते कदम, इसका क्या मतलब हम निकालें? सवाल है नेहा जी आपका, मैं आपको बता दूं, बढ़ते कदम। देखिए जब दो पार्टी के नेता दो आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, राजनीति में भी चर्चा होती है, सीटों पर भी चर्चा होती है, लेकिन ये सीटों पर भी चर्चा होती है, लेकिन हमारे मैसेज उनके मन में कुछ बातें चल रही थी जिनको दिमाग में से बातें चल रही थी कि जो हमें संवैधानिक अधिकार है आंदोलन करने का, अगर देश का किसान या मजदूर आंदोलन करता है तो उसको अगर कोई आतंकवादी कहेगा, कोई खालिस्तानी कहेगा, कोई नकदी किसान कहेगा, उसके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए। हमारे नेता का जो एजेंडा था ये था कि जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, इन लोगों के लिए क्या सजा का प्रावधान होना चाहिए। हमारे नेता का ये एजेंडा था कि जिस तरीके से हाथरस के अंदर दलित बेटी को रात में पूरे बीजेपी प्रशासन ने जला दिया, इस तरीके के केस देश के अंदर नहीं होने चाहिए। तो पूरे तरीके से बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं जिनपे लेकर के जयंत जी बड़े जागरूक थे। और हमारे प्रदेश के लोगों को क्या चाहिए, हमारे प्रदेश के लोगों को जो जिनको दूर पड़ता है, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश को हाई कोर्ट चाहिए। यहाँ पे जिस तरीके से दो लड़का लड़की शादी करते हैं, अंतर जातीय शादी करते हैं, जिसको आज की तारीख में बीजेपी लव जिहाद कह करके दंगे फैलाने का काम करती है, हम उनको पुलिस प्रोटेक्शन देने के साथ साथ में 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देंगे। हमारी जो बातचीत इस बात को लेकर थी कि 12,000 से 15,000 रुपए तक की मदद किसानों को की जाएगी। हमारी जो सीट शेयरिंग पे बातचीत हो गई आपकी? इन सब चीजों को लेकर के बात हो पाई है, सीटों को लेकर भी बातचीत हुई है, जो बहुत जल्द आपके कितने सीटों की मांग की गई आप लोगों की तरफ से? देखिए नेहा जी, अब मैं अपने मुंह से कुछ कह दूंगा, जल्दबाजी होगी। दो नेता इस चीज को डिसाइड कर रहे हैं, जब वो चीजें हमें बोलने के लिए कही जाएगी, हमारे सामने आएंगी तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और आप उम्मीद रखिए ये खुशखबरी आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगी। ठीक है कौशल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, एक जो मास्टर स्ट्रोक आप लोगों की तरफ से चला गया था, एक बेहतर दांव चलने की कोशिश की गई थी किसानों के लिए, जो घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और ये कहा गया था कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे, इसका ऐलान प्रधानमंत्री ने खुद किया था। वो मास्टर स्ट्रोक तो कहीं ना कहीं अब बेहतर काम करता हुआ दिखाई नहीं दिया। क्या लगता है कि पश्चिमी यूपी में अभी जो चैलेंज था वो एक बार और ज्यादा, एक कदम और आगे बढ़ गया है इस गठबंधन के बाद? इसमें किसान कुछ नहीं और जो करते हुए कभी पिता को झुकना पड़ता है उसकी डिमांड पूरी करें। चले, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कौशल जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन डॉक्टर अभिषेक राय, ये गठबंधन बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए, या फिर यूं कहे कि 2017 की बात करें, 2019 की बात करें, अब लगातार जो जीत हासिल हो रही थी बीजेपी को, उस जीत को रोकने के लिए ये गठबंधन कितना कारगर साबित होगा? इस बीच आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी बहुत किए सर, कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया, आपने बीएसपी के साथ गठबंधन किया, अब आप आरएलडी के साथ गठबंधन, हालांकि पहले भी रहा आपका, इसे मना नहीं किया जा सकता, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि आप जिस बात को कहते हुए आ रहे हैं कि छोटी पार्टियों के साथ हम गठबंधन करेंगे बजाय बड़ी पार्टी के, तो क्या आपको लगता है कि ये फॉर्मूला कुछ बेहतर कमाल कर सकता है जो बाकी फॉर्मूले नहीं कर पाए? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक विजन है। विजन ये है कि उत्तर प्रदेश को कैसे बेहतर प्रदेश बनाया जा सके। उनके अंदर युवा सोच है, युवाओं के लिए रोजगार देने की बात करते हैं, वो उत्तर प्रदेश में विकास की बात करते हैं, वो पावर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। जयंत चौधरी जी भी यूथ लीडर हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उनके पास भी एक विजन है, वो किसानों की बात करते हैं। अब किसान उधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत परेशान रहा, बड़े बड़े किसान उधर में, मैं सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरे देश में परेशान रहे। तो हमारा जो एक विजन है, अगर आपकी पार्टी अगर किसानों के बीच में जाएगी, अगर आरएलडी किसानों की बातों को उठाती है, उनके मुद्दों को उठाती है, तो वो आपसे भी तो पूछेंगे आपकी सरकार आई है, आपने क्या किया किसानों के लिए?
नहीं, हमने किसानों को क्या नहीं किया। हम पहली कैबिनेट में 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं किसानों को। हम सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में आज की डेट में मिल रही है, हम उसके बात करने जा रहे हैं। हम बेरोजगारी दूर करने जा रहे हैं युवाओं की। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट करा के 5 ऑफिसेज के नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं गिना पाएंगे। जो टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च हुआ और उसमें 5 ऑफिसेज नहीं गिनवा पाएंगे जो इन लोगों ने वहां बन गए जी। तो ये एक बेसिक मुद्दा है। हम जनता के जुड़े हुए सवाल उठा रहे हैं जी। और हमारे यहाँ जिस तरह के मुद्दे हम उठाते हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं। आपकी आवाज आ रही है कौशल जी, मैं आती हूँ आपके पास, रखिए अपनी बात। ये बार बार कह रहे हैं 5 काम गिना दे, मैं गिनाना शुरू करता हूँ, आप बोलिएगा नहीं बीच में। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 8 एयरपोर्ट स्वचालित, 13 अन्य एयरपोर्ट, 7 हवाई पट्टी, पूर्वांचल एक्सप्रेस, ये सारे जो 2 सरकारें मिल करके बना, दो सरकारें मिल ये तरीका नहीं है। अगर इस तरीके से अगर ऐसे डिस्कशन कराना चाहते हो, आपने तो मोदी जी से जोड़ दिया, आप तो झूठ बोलने में मोदी जी को पीछे छोड़ दिया। अपने परिवार का ना वो क्या करेगा, अल्लाह और मुल्ला करते रहते हैं, बेकार की बातें करते रहते हैं यहाँ पे बैठ के। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए ना, अभी सुन लेते हैं, उसके बाद हैंड रेस करिए, मैं आप लोगों को मौका दूंगी। ठीक है कौशल जी, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। ठीक है नेहा जी, ये बताइए नेहा जी, आप किस तरीके से डिबेट करा रही हैं, ये बताइए। मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ, और जब भी मैं बोलता हूँ अभिषेक जी बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक एक करके सर देखिए, इस तरह से नहीं होगा। आप बताइए ना, नहीं आपको डील करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ क्या बीच में किसी के? कोई भी किसी के बीच में नहीं बोलेगा, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। एक एक करके हैंड रेस करिए, अगर आप लोगों को बोलना है तो हैंड रेस करिए। और सर नहीं कौशल जी अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात रखिए, डिबेट हो रही है ना, इसमें सब बोलते हैं। जहाँ उनको ऑब्जेक्शन होगा वो बोलेगा, जिसको ऑब्जेक्शन होगा वो बोलेगा ना सर। आप अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात रखिए। आप अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं कर पा रहे तो ये किसी और की गलती नहीं है। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, किसी और को कुछ बोलना है हैंड रेस करिए प्लीज। ठीक है, रखिए अपनी बात। हर चीज में, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक अगर हम बात करते हैं, 35 में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया, 18 पीपीपी मॉडल पे बनाए गए, पूर्वांचल के हर शहर में एक मेडिकल कॉलेज का वादा किया है। इसी नए सत्र से 21 और 22 सत्र उनका सत्र शुरू हो रहा है। ये तो रही मेडिकल की बात। ये देखिए अभिषेक जी को बीच में प्रॉब्लम, संदीप जी बोल रहे हैं, देख लीजिए आप, संदीप जी बोल रहे हैं। ठीक है संदीप जी, हैंड रेस करिए, मैं मौका देती हूँ आपको। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से देखें तो 3 इतना डर समाजवादी पार्टी का होना अच्छा है आपके लिए। आप मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप काम पूछ रहे हैं तो सुनिए। अगर मेरे से काम पूछा गया है, मेरे से 2 बार काम पूछा गया है, और मैं नहीं बोलूंगा तो क्या करूंगा भाई? अगर मेरे से काम पूछेंगे तो बताऊंगा ना। और हमने सबसे ज्यादा काम किया है। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ मिश्रा जी। ठीक है, आपने इतना काम किया है, आप बता रहे कि आपने बहुत बेहतर काम किया है, बाकी सब चीजें हैं। अपना दल और निषाद पार्टी के साथ हाल ही में गठबंधन हुआ है। अपना दल के साथ तो पहले से भी आपका गठबंधन रहा है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आपको लगता है कि इस गठबंधन के बिहाफ पे आप पश्चिमी यूपी, खासकर क्योंकि मैं यहाँ पे किसान बेल्ट की बात कर रही हूँ, जाट बेल्ट की बात कर रही हूँ, वहां पर इस गठबंधन को टक्कर दे पाएंगे क्या? बिल्कुल हम दे पाएंगे। वहां पे हमने किसी जाति और धर्म विशेष या किसी ग्रुप विशेष के लिए काम नहीं किया है। हमारी जो योजनाएं रही हैं वो माँ, बहनें और स्टूडेंट के लिए रही है, बच्चों के लिए रही, जवानों के लिए रही है। आप देखिए उज्ज्वला हर घर में गई, बिजली के फ्री कनेक्शन हर घर में गए, स्वास्थ्य की आयुष्मान योजना हर घर में गई। संदीप जी आ रही हूँ मैं पूछूंगी आपसे सवाल, आ रही हूँ मैं। ठीक है, अब जहाँ तक रही किसानों की बात, आप ये समझिए जब से हमने किसान बिल वापस लिया है, जब से प्रधानमंत्री जी ने किसान बिल को विड्रॉ किया है, तब से जो मेजर किसान, जो किसान का बड़ा दल है, वो संतुष्ट होकर के घर वापस लौट चुका है। अब केवल जो राजनीतिक किसान बचे हुए हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं। आपने जैसे सुना कुछ किसान नेताओं को जो ये कह रहे हैं कि हर स्टेट में जहां इलेक्शन हो रहा है वहां जाके चुनाव की बात करेंगे, वहां बीजेपी के अगेंस्ट क्या करेंगे। तो अब जो आंदोलन करता है वो किसान नहीं है, वो राजनीतिक किसान है, जो अपनी बात
राजनीति के तौर पे करने आए हैं। किसान जो संतुष्ट हो चुके हैं वो घर जा चुके हैं और किसानों के लिए जितना काम उत्तर प्रदेश में हमने किया है, गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, 14 गन्ना मिलें जो बंद हो गई उनको दोबारा चालू किया गया है। हमारी जो सपा पार्टी थी इसके पहले आप समझिए इन्होंने को बंद करने का काम किया है। सबसे ज्यादा उत्पाद 3 साल से लगातार हमारे यहाँ हुआ है। हम इस समय देश में इतना काम हो गया है सर, फिर ये डर क्यों? लोगों को लगता है किसान नाराज है, आप लोगों को लगता है किसान रीढ़ की हड्डी है, जो कि है ही। हमारा अगर देश कृषि प्रधान है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदेश में भी जो किसान है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं हम किसानों से जुड़े हुए हैं। सर, आप लोगों को लगता है ऐसा, आरएलडी को ऐसा लगता है कि किसान एक बहुत बड़ा विषय है और तीनों कृषि कानून एक बहुत बड़ा इशू है जिसपे सभी जो किसान है वो सहमत नहीं है, वो चाहते हैं कि ये तीनों के तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और सरकार को वोट नहीं देंगे, लगातार बहिष्कार कर रहे हैं। तो फिर क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम इस गठबंधन हमने कर लिया ये ठीक है? आप तो अकेले चुनाव लड़ते हैं, आप तो वैसे ही किसानों के नाम पर वोट मांगते हैं या फिर लड़ते हैं, तो आप लोग अगर अकेले भी चुनाव लड़ते तो आपकी सरकार बन जाती है। अगर आपको लगता है कि इतने कृषि कानून के विरोध में किसान खड़े हैं तो देखिए, बहुत अच्छा। मैं आपको बता दूं, गठबंधन कोई गलत काम नहीं है। आप राजनीति में उतरते हैं, गलत तो कुछ नहीं होता, गलत है या नहीं है ये तो हमने कहा ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को लगता है कि हमारे ही नाम पर किसान वोट देंगे या हम ही किसानों के हितैषी हैं, तो आपको गठबंधन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है। आप ये सवाल बीजेपी से भी पूछ सकते हैं कि वो अपना दल से गठबंधन क्यों करते हैं, वो बिहार में नीतीश कुमार से गठबंधन सर, वो तो किसानों के नाम पे वोट नहीं मांग रहे ना, आप मांग रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। गठबंधन क्यों करते हैं? किसानों के नाम पे इसलिए वोट मांगते हैं मैडम, क्योंकि हम किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं। जब सवाल है ना सर मेरा, आतंकवादी कहते हैं तब हम किसानों के साथ खड़े हैं। जब ये लोग किसानों को खालिस्तानी कहते हैं तब हम किसानों के साथ खड़े हैं। जब ये किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाते हैं तब हमारा नेता वहां जाके लाठियां खाता है। जब ये दलित की लड़की को रात में हाथरस में फूंकते तब हमारा नेता वहां जाके लाठियां खाता है। हम लोग लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन इन्हें हराने के लिए हमें गठबंधन भी करना पड़ेगा, हमें समान विचारधारा की पार्टी के साथ। यानी कि आप मानते हैं कि बीजेपी ने काम किया है, यानी कि आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी ने विकास किया है? गठबंधन करती है तो आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी को हराना। मैं ये मानता हूँ अगर बीजेपी गठबंधन करती है अपना दल से दूसरी पार्टियों से, तो हमें भी गठबंधन करना चाहिए। नहीं, आप जो बोल रहे हैं सर, उससे मैं क्या मैं इसका निष्कर्ष क्या निकालूं, इसका मैं तात्पर्य क्या निकालूं? आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी एक बड़ी चुनौती है। मैं बता देता हूँ इसका मतलब, मैं बता देता हूँ इसका मतलब ये है कि इसका जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जिस तरीके से बिल वापसी की आप बात करते हैं, किसान इसको बिल वापसी लेना नहीं चाहते। आप अकेले मादा नहीं रखते हैं इसका जवाब पत्थर से देने में। एक मुहावरा है नेहा जी, थूक कर चाटना, तो इसको बिल वापसी के हम लेना नहीं कहते, इसको कहते हैं थूक कर चाटना। ठीक है, कौशल जी जवाब दीजिए इस पे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि किसान हमारे साथ है, हम किसान के साथ हैं, लेकिन अगर कोई भारत अगर किसान आपके साथ है, अगर किसान आपके साथ सुन लेते हैं चौधरी जी, अब सुन लो, अब सुन लीजिए आप। चौधरी साहब, मुझे ये बताइए, क्या आप उस किसान के साथ हैं जिसने लाल किले पे झंडे का अपमान किया था? क्या उस किसान के साथ है जिसने पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चलाया था? क्या चौधरी साहब, ये तरीका नहीं है। आप ये बताइए, देश को तोड़ने की ताकतें जब भी आएंगी बीजेपी उसके सामने खड़ी रहेगी। किसान, हम किसान के साथ हैं, किसान के साथ रहेंगे, लेकिन अगर उसकी आड़ में देश तोड़ने की बात होगी, झंडे का अपमान होगा, पुलिस पे हमला होगा, निर्दोष होगा। ठीक है, ऐसे नहीं है चौधरी जी, ऐसे नहीं ना। आप सुन लीजिए, जब आप बोलते हैं उसके बाद सुनने की भी कोशिश किया करिए कि सामने वाला क्या कह रहे हैं, सुन लिया करिए सर। ये लाल किले की बात करते हैं ना, आप अच्छे प्रवक्ता हैं सर, अच्छे श्रोता भी बनिए, अच्छे श्रोता भी बनिए सर, सुन लीजिए। वो नरेंद्र मोदी और सनी देओल के बीच में खड़ा था या नहीं खड़ा था, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था या नहीं था, मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ। चौधरी जी, आपके घर में अगर कोई आके आपके साथ फोटो खिंचा ले
और उसने कत्ल कर दिया। अब आती है, हाँ, नहीं ना, बिल्कुल। फिर चौधरी जी बोल रहे हैं यार नेहा जी ऐसे डिबेट ठीक है ऐसे नहीं, नेहा जी ये क्या तरीका हुआ यार? ठीक है, एक एक करके बात रखिए। ठीक है, अल्पना जी का मैं रुक कर लेती हूँ। एक सेकंड लूंगा नेहा जी, बहुत अच्छी बात कही नेहा है। जी, बीजेपी नेहा प्रवक्ता जी, ने कहा है, नेहा जी, मोदी जी के साथ फोटो ठीक है चौधरी जी सुनने की इच्छा रखिए अब। ठीक है कौशल जी रखिए अपनी बात जल्दी से, ऐसे नहीं। अरे चौधरी जी आप सुन भी लिया करिए ना सर, ये ऐसे थोड़ी ना होता है। ये मैं चुनावी मंच दे रही हूँ क्या आपको? चुनावी मंच दे रही हूँ क्या सर? या रैली कर रहे हैं क्या आप? जनसभा को संबोधित कर रहे हैं क्या? जितना सुन के आए जितना रट के आए उतना बोलेंगे। सुन भी लिया करिए सर, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा होता है क्या चौधरी जी? मैं आवाज बंद करवा दूं आपकी? मैं आपकी आवाज बंद करवा दूं? मैं आपकी आवाज बंद करवा दूं? आवाज बंद करवा दूं आपकी सर? बीजेपी के प्रवक्ता ये इस तरीके से जो प्रवक्ता कोई तरीका है? आप बताइए, ऐसे कोई डिबेट होती है? ये कंटिन्यूअस बोले चले जा रहे हैं। चौधरी जी आवाज बंद करवा दूं? मैं आवाज बंद करवा दूं आपकी? नेहा जी मैं चुनावी मंच नहीं दे रही हूँ आप लोगों को, मैं चुनावी मंच नहीं दे रही हूँ सर। ये आप यहाँ पे रैली कर रहे हैं या फिर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं? कहने का, अगर हमें बात कहने का अधिकार नहीं है, आप हमें हटा नहीं सकते, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता सर बात रखिए ना, बात रखिए ना अपनी। मोदी जी के साथ में बीजेपी प्रवक्ता बात रखी तो जवाब तो सुनिए। सुनने की आप सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं चौधरी जी। क्या कर रहे हैं? अजीब बात कर रहे हैं आप। सुन लीजिए ना। सुनिए, ठीक है आप अपना एक फोटो दिखा दीजिए मोदी जी के साथ। इतना आसान है कि फोटो खिंचवाना, कौन पहुंच सकता है मोदी जी तक? आप नहीं पहुंच। अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, दिखाओ, अभी दिखाता हूँ फोटो आपको। दिखाओ, दिखाता हूँ फोटो आपको। फारसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या दिखाओ, मैं चैलेंज करता हूँ। मोदी के साथ फोटो लेके आओ, जल्दी से लेके आओ। अभी दिखा रहा हूँ नेहा जी, अभी दिखा रहा हूँ। अभी 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दिखाता हूँ। और अगर हमने दिखा दी, अगर मैंने दिखा दी तो इनका आरोप गलत होगा। ये देखिए, देख लिया तो ये आपका फोटो नहीं है। अब आप दूसरा फोटो। ठीक है सर, आप मुद्दे से मत भटकिए सर। नेहा जी दिस इज नॉनसेंस यार, मतलब नेहा जी हद करते हो यार, मतलब मजाक चल रहा है ये ठीक है अल्पना जी अब सवाल नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। नेहा जी प्लीज मुझे ये बताइए, आपने जितनी बार मुझे टर्न दिया हर बार कोई न कोई इंटरफेयर किया। अगर ऐसी डिबेट करनी हो तो मुझे अगली बार से मत बुलाइए। आप देखिए, आप खुद देखिए, जितनी बार आप रिमाइंड करके देख लीजिए, जब जब मैं बोला हूँ, कभी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, अभिषेक जी बोल रहे हैं, कभी चौधरी साहब बोल रहे हैं, अपना सवाल उठाते और जवाब सुनने की हिम्मत नहीं रखते। ठीक है रखिए, समय जाया मत करिए। ठीक है रखिए अपनी बात। क्या कहना चाहता हूँ कि जितने भी भारत के किसान हैं, 80% से ज्यादा भारत के किसान जो छोटे दर्जे के हैं, उनके लिए हमने इतना काम किया, वो सब हमारे साथ हैं। लेकिन अगर जो बात ये कह रहे हैं ना, किसानों को खालिस्तानी कहा नहीं, किसानों को खालिस्तानी नहीं कहा गया है, पर अगर कोई आदमी लाल किले पे चढ़ के झंडे का अपमान करेगा तो भारत का कोई भी किसान उसके साथ खड़ा नहीं होगा। तो भारतीय जनता या कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी है। जो आदमी ट्रैक्टर पुलिस के ऊपर चढ़ा रहा हो, आप उसके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? जिसका हाथ काट दिया जाता है, जिसकी हत्या हो जाती है, जिसको टांग के लटका दिया जाता है, उसके साथ कोई भी आदमी नहीं। फिर बोले बीच में अगर इतना नेता आप जनप्रतिनिधि। चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल गठबंधन की राजनीति वाकई ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन से मोड़ पर आगे बढ़ेगी, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन सभी जीत का दम भर रही हैं। हर गठबंधन की तरफ से ही कहा जा रहा है कि उसी की जीत उत्तर प्रदेश के चुनाव में होगी। वहीं अब रालोद और सपा का जो गठबंधन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी महज औपचारिक घोषणा रह गई है। सीट शेयरिंग कैसे होगी, कितनी सीटों पर कौन कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। ये वाकई देखने वाली बात होगी। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।